नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और स्वागत है आप सभी का मेरी स्टडी में। शुरुआत करने जा रहे हैं हम आज के हमारे करंट अफेयर के सेशन की। और आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप सभी प्लीज़ जो भी कुछ भी आपको लगता है कि नोट करना है आपको, उसे नोट करिए और उसे रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करने के लिए आप एक सबसे अच्छा तरीका अपना सकते हैं, वीडियो को फास्ट मोड में डालिए और फिर से इसे पढ़ लीजिए, तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। करंट अफेयर बिना रिवीजन के अगर आप सोचते हैं कि आपको याद हो जाएगा तो फिर आप गलत हैं। करंट अफेयर के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर ही नहीं, कोई भी विषय है, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप उसे ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रख सकते। तो याद करते रहिए और इस कंपटीशन में अपने आप को अगर बनाए रखना है तो खुद को एक्टिव रखिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये करंट अफेयर का सेशन। आज है 6 जुलाई। 6 जुलाई से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे यहाँ पर ऐड किए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि माननीय, कुछ कथन दे रखे हैं, इन पर आपको विचार करना है। तो पहला कथन है, माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री जिनका नाम है श्री प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसे IFFI भी कहते हैं, इसके 52वें संस्करण के लिए विनियम और पोस्टर जारी कर दिए हैं। दूसरा कथन है कि ये उत्सव जो है 20 से 28 नवंबर 2021 तक चलेगा। और इसमें तीसरा कथन है, ये उत्सव उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगा। तो ये 3 कथन आपके लिए दिए गए हैं, आपको बताना है कि सही कथन कौन सा हो जाता है। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए प्रकाश जावड़ेकर ने कुछ नियम और उसके साथ साथ में इसका पोस्टर जारी किया है। और इसके साथ साथ में इसकी जो तिथि है वो भी जारी की गई है इनके द्वारा। तो इसमें हम जान लें कि ये कब होने वाला है और इसमें कौन कौन से कथन बिल्कुल सही हैं। तो इसमें जो बिल्कुल सही कथन है वो हमारे लिए हो जाता है पहला और दूसरा। पहला और दूसरा कथन इसमें बिल्कुल सही है। तीसरे कथन में जो माइनर मिस्टेक है, माइनर नहीं, वो बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर प्लेस जो है वो उड़ीसा भुवनेश्वर नहीं, बल्कि ये जो होने वाला है ये कहाँ पर होने वाला है, ये गोवा में होगा। तो गोवा में ही अधिकतर होता है। कई बार कुछ एक बार ये कहीं अलग स्थानों पर भी हुआ है, लेकिन अधिकतर ये गोवा में होता है। तो गोवा में एक बार फिर से इसका आयोजन होने जा रहा है। तो यहाँ पर उड़ीसा या भुवनेश्वर ये जगह नहीं होगी, यहाँ पर गोवा होगा। और हाँ, इसका आयोजन 20 से 28 नवंबर 2021 तक ये चलेगा। और यहाँ पर प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा ये 52वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर ने किस क्षेत्र में मानव रहित ड्रोन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। तो अब तो इस क्षेत्र में ना तो इस प्रकार के कोई ड्रोन बिक सकते हैं, ना इसकी कोई ख़रीद कर सकता है और ना ही इनको कोई उड़ा सकता है। तो मतलब जब मिलेंगे ही नहीं तो उड़ाने की तो बात बहुत ही दूर की रही। और फिर भी यदि किसी को ख़रीदनी है या कोई उसके लिए महत्वपूर्ण काम है तो उसके लिए उसे पुलिस को पूरी जानकारी देनी पड़ेगी और उसके बाद ही वो इस कार्य को संपन्न कर पाएगा। तो अभी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि हाल ही में आपने देखा था कि जम्मू कश्मीर में ड्रोन से हमला किया गया था। तो वो ड्रोन का अटैक हुआ क्योंकि वहाँ के लोगों को उस ड्रोन की कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे में क्या होगा, अगर कोई ड्रोन खरीदता है तो हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि इस क्षेत्र में ड्रोन को अलाउ ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर बैन लगा दिया गया है कि अब इस क्षेत्र में ड्रोन को नहीं उड़ा सकते। तो ये जो क्षेत्र है, पहले आप जान लीजिए, श्रीनगर है। तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अब कोई भी ड्रोन ना तो उड़ा सकता है, ना खरीद सकता है, ना बेच सकता है, ना ही इसका व्यापार कर सकता है। मतलब अब इसकी आवाजाही भी बंद कर दी गई है। तो क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा का बहुत आपको देखने को मिला कि यहाँ पर सुरक्षा इतनी सुरक्षा होने के बाद भी ड्रोन से हमला हुआ। तो सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो श्रीनगर है उसमें ड्रोन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप ये देख लीजिए कि श्रीनगर ज़िले में ड्रोन और इसी तरह के मानव रहित हवाई वाहनों के भंडारण, बिक्री, उपयोग और परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अब आप याद रखिएगा, यहाँ पर इस तरीके का कोई कार्य करना अब अलाउड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि आपको सही कथन का चयन करना है। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि अंटार्कटिका महाद्वीप के लिए 15.8 डिग्री सेल्सियस के एक नए रिकॉर्ड उच्च तापमान को दर्ज किया गया था।
ये तापमान जो है आपको याद रखना है फरवरी 2020 में दर्ज किया गया था। सबसे उच्च तापमान फरवरी 2020 की ये आपको 2020 के आंकड़ों पर आधारित ये रिपोर्ट है जो कि 2021 में प्रस्तुत की गई है। तो यहाँ पर फरवरी 2020 में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 15.8 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है कि दर्ज किया गया था इस पहले कथन के अनुसार। नेक्स्ट है, इस तापमान की पुष्टि स्पेरेंजा रिसर्च स्टेशन अर्जेंटीना ने की है। और दूसरा है, अंटार्कटिका में पोलर बियर और पेंगुइन आदि पाए जाते हैं। यहाँ पर आदि होगा, यहाँ पर आदि ये सब पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक सील मछली भी आपने देखी होगी, बड़ी सी होती है, उस तरीके की एक मछली भी यहाँ पर पाई जाती है। तो इनके अस्तित्व को खतरा पहुँच रहा है क्योंकि ये यहीं पर जो मिलता है उसी पर खाने के लिए निर्भर है और यहाँ का जो तापमान है उसी तापमान में रहने के लिए ये आदी हैं। आप कह सकते हैं कि इस तापमान के अलावा वो शायद जीवित ना रह सकें। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही कथन है। तो इसमें जो कथन गलत है वो कथन गलत है पहला वाला। इसमें दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है। तो दूसरा और जो 2 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब पहले कथन में क्या गलती है आपको बताती हूँ। पहले कथन में अंटार्कटिका महाद्वीप के लिए ये जो तापमान ये जो हाईएस्ट तापमान बताया जा रहा है ये 15.8 नहीं है, ये 18.3 डिग्री सेल्सियस है। तो 18.3 डिग्री सेल्सियस बहुत ही ज़्यादा है। आप कह सकते हैं कि वहाँ की बर्फ़ को पिघलाने के लिए ये तापमान बहुत ज़्यादा है और इसका एक नया रिकॉर्ड, उच्च तापमान का एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे शहरों में हाई टेम्परेचर के रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। पाकिस्तान के जैकोबाबाद में भी बना है कि वहाँ पर 52 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला गया है। कनाडा और अमेरिका, जिनको ठंडे देश कहा जाता है, जहाँ 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहता है, जहाँ के लोग इस टेम्परेचर को ही झेल सकते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा जब टेम्परेचर होता है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वहाँ के लोगों के लिए मरने वाली कंडीशन होगी क्योंकि वहाँ पे जो हाईएस्ट टेम्परेचर कनाडा में 49.5 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के लिए जो हाईएस्ट टेम्परेचर नोट किया गया है वो 18.3 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है। यहाँ पर जो लास्ट जो बर्फ़ बताई जा रही है, लास्ट बर्फ़ की सतह, जिसे कहा जा रहा था कि वो पृथ्वी के विनाश तक भी नहीं पिघलेगी, उसके पिघलने की दर बहुत तेज़ी से बढ़ गई है और उससे क्या हुआ है, ग्रीनलैंड के अस्तित्व पे खतरा बन रहा है क्योंकि ग्रीनलैंड अंटार्कटिका से लगा हुआ है। अगर आप कभी मैप देखेंगे तो ग्रीनलैंड अंटार्कटिका के बिल्कुल पास में है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से बिल्कुल लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि ग्रीनलैंड के अस्तित्व पर बहुत खतरा मंडरा रहा है। अब ऐसे में क्या है कि अगर ये जो बर्फ़ है पिघलती है तो इससे जो हवाएं हैं वो सीधी की सीधी ग्रीनलैंड पर जा रही हैं। तो यहाँ पर ग्रीनलैंड के अस्तित्व पे हमें खतरा देखने को मिल रहा है। इस तापमान की पुष्टि जो है ये बिल्कुल सही है, एस्पेरेंजा रिसर्च स्टेशन अर्जेंटीना ने की है क्योंकि यहाँ तक भी ये प्रभाव पहुँच रहा है। गर्म हवाएं चल रही हैं जिसका प्रभाव हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ में अंटार्कटिका में पोलर बियर और पेंगुइन जैसे पेंगुइन जैसे पक्षी और पोलर बियर जैसे जानवर पाए जाते हैं जिनके अस्तित्व को लेकर के बहुत बड़ा खतरा मंडराता दिख रहा है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही हाई हो गया है। जो आखिरी सतह बताई जा रही थी बर्फ़ की जो कभी नहीं पिघलने वाली थी वो भी पिघलना शुरू हो गई है। तो ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या अटैक्स हैं आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय मूल की शिरीषा बंदल, इनको भारत की ये तीसरी अंतरिक्ष में जाने वाली महिला बन गई हैं और ये भारत के किस राज्य में जन्मी थी, ये आपको बताना है क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं। अब इनसे पहले कल्पना चावला गई थी जो कि शायद पृथ्वी पर आने से पहले ही जिनका प्लेन क्रैश हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद गई थी सुनीता विलियम्स जो कि सुरक्षित पृथ्वी पर आई थी, वो भी भारतीय मूल की थी। और इसके बाद अब हमें देखने को मिला है कि भारतीय मूल की तीसरी महिला जिनका नाम है शिरीषा बांदल, ये जा रही हैं अंतरिक्ष में। इनका मिशन तैयार हो रहा है, कुछ दिनों के बाद ही अंतरिक्ष में जाएंगी। और ये भारत के किस राज्य में जन्मी थी, तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में इनका जन्म हुआ था। तो इसलिए ये भारत से संबंधित हैं, भारतीय मूल की कही जाएंगी क्योंकि आंध्र प्रदेश के गुंटूर में इनका जन्म हुआ था। अभी वर्तमान में ये भारत में नहीं रह रही हैं और आपको बस इतना याद रखना है कि भारतीय मूल की ये तीसरी महिला बन गई है। इससे पहले कल्पना चावला गई थी। कल्पना चावला जी हरियाणा से बिलोंग करती थी। आगे हम देखते हैं इसके बारे में। तो इससे पहले कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी और उनकी दुर्भाग्यवश स्पेस शटल कोलंबिया की दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। तो जब ये इनका कोलंबिया था, जब ये टकराया था, पता नहीं क्यों अचानक से इसमें आग लग गई। और जब इसके मतलब इस पर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें
जो नासा के लोग थे उन्हें पता था कि जब ये पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करेगा तो इसमें आग लग जाएगी और ये जलकर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इसकी जानकारी जो उस स्पेस में बैठे हुए लोग जो इस शटल में बैठे हुए लोग थे उनको नहीं दी, और जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि अगर जानकारी होती शायद वो कुछ प्रयास कर पाते अपने जो इनका ये कोलंबिया शटल था इसे ठीक कर पाते। इसमें कुछ खराबी हो गई थी और तकनीकी खराबी के कारण जैसे ही इसने पृथ्वी के वातावरण में, वायुमंडल में जो पृथ्वी का वातावरण है उसमें जैसे ही प्रवेश किया और इसमें आग लग गई, और जिसके कारण इसमें जितने भी लोग थे सभी की जलकर मृत्यु हो गई थी, जिनमें कल्पना चावला जी भी शामिल थी। तो आपको याद रखना है ये तीसरी महिला बनी है शीर्षा बंदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रमुख सेवानिवृत्ति को जो उम्र है इसको 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है। तो अब जो भी LIC में काम करते हैं उनका जो सेवानिवृत्ति है 60 वर्ष पर नहीं बल्कि 62 वर्ष पर हुआ करेगी। तो 62 वर्ष कर दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रमुख, जो यहाँ के प्रमुख है मतलब जो हेड होंगे इसके, उसकी आयु की बात चल रही है। तो 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगा है, और वो भी नाडा के द्वारा। तो पता नहीं ये लोग क्यों डोपिंग करते हैं, अपना करियर बर्बाद करते हैं। तो फिलहाल इनके ऊपर 2 साल का डोपिंग का यहाँ पर बैन लगा दिया गया है नाडा के द्वारा, और इनको डोपिंग के मामले में लिप्त पाया गया था, ड्रग्स वगैरह इनकी बॉडी में पाए गए, जिसके बाद 2 साल का इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आप याद रखिएगा सुमित मलिक यहाँ पर पहलवान हो जाते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रीमियर F1 रेस किस खिलाड़ी ने जीती है। तो ये एक रेस होती है जो ग्रां प्री करके नाम से आपने देखी होगी, ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री, इटालियन ग्रां प्री। तो ये जो एक ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री हुई है F1 रेस, ये किस खिलाड़ी ने जीती है। तो ये जिसने जीती है उनका नाम है मैक्स वर्स्टैपेन। हालांकि लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपेन, इन्हीं में कंपटीशन चलता रहता है, मर्सिडीज़ के खिलाड़ी हैं, इन्हीं में से कोई जीत जाता है, और बाकी हुआ तो थोड़ा बहुत कई बार सर्जियो पेरेज या सेबेस्टियन वेटेल भी जीतते हैं, लेकिन मोस्टली जो जीतते हैं वो या तो लुइस हैमिल्टन होते हैं और या फिर मैक्स वर्स्टैपेन होते हैं। वैसे मोस्टली जो जीतते हैं वो लुइस हैमिल्टन ही होते हैं। अगर 10 किताबें 10 में से 7 तो लुइस हैमिल्टन ने ही जीते होंगे, बाकी के 1-2 लोगों में बट जाते हैं। तो यहाँ पर मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री F1, इनके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं। तो इन्होंने सारे जितने भी अभी तक मैच खेले हैं इंटरनेशनल स्तर के भी मिला करके, अब तक के मैच जितने भी इन्होंने खेले उसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली ये दुनिया के मतलब विश्व स्तर पर पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं, और इनका नाम है मिथाली राज, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन भी हैं। तो मिथाली राज इनका नाम है, बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही चर्चित हैं, और महिला क्रिकेटर में इनका नाम हमेशा हमें सुनाई देता रहता है। तो मिथाली राज ने फिलहाल ये रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज़्यादा रनों का, और अभी भी ये थमने का नाम नहीं ले रही हैं, अभी भी इनकी जो रनों की चाह है वो और ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है कि कुछ कथन है, इन पर आपको विचार करना है। पहला है 4 जुलाई 1899 को स्वामी विवेकानंद जी का निधन हुआ था। दूसरा है कि उनका प्रसिद्ध शिकागो भाषण 1892 में हुआ था, जो कि आप सभी ने धर्म सम्मेलन पर सुना होगा। उसके बाद 1984 में भारत सरकार ने घोषणा की कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को मतलब 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आपको बताना है कि इसमें से सही कथन कौन सा हो जाता है। समय को बर्बाद किए बिना मैं आपको इसका उत्तर बताती हूँ। इसका उत्तर है पहला और तीसरा। दूसरे में थोड़ी सी गलती है, पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। पहला है कि 4 जुलाई 1899 को स्वामी विवेकानंद जी का निधन हुआ था, ये बिल्कुल सही है। तो 4 जुलाई को हम क्या इनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। नेक्स्ट है उनका प्रसिद्ध शिकागो अभिभाषण जो था धर्म सम्मेलन पर, वो 1892 नहीं बल्कि 1893 में हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये कब हुआ था? 1893 में हुआ था। 1994 में भारत सरकार ने घोषणा की थी कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को 12 जनवरी जो कि होता है उसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये हम सभी जानते हैं क्योंकि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। लेकिन कब सरकार ने घोषणा की थी? तो 1984 में सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। तो आपको इसके बारे में पता चल गया। थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं।
कि 12 जनवरी 1863 की ये बात है, कोलकाता में इनका जन्म हुआ था और उनके पूर्व मठवासी जीवन में नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से इनका नाम जाना जाता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। तो ये भी याद रखिएगा, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है, तो स्वामी विवेकानंद को। और किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 1893 में उन्होंने खेतड़ी के राजा ये जो थे महाराजा अजीत सिंह, इनके अनुरोध पर विवेकानंद नाम लिया था। तो पहले इनका नाम स्वामी विवेकानंद नहीं हुआ करता था। क्या नाम था इनका, नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम था पहले। फिर स्वामी विवेकानंद ये कहलाए किसके, महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर इन्होंने विवेकानंद नाम लिया। और यहाँ पर आगे हमें देखने को मिलता है आधुनिक भारत का निर्माता जो इनको संज्ञा दी थी, वो सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर इस्तांबुल कन्वेंशन को किस देश ने छोड़ दिया है। ये एक ऐसा कन्वेंशन है जिसमें महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनको आपको रोकना ही होगा। मतलब आप बाध्य होंगे अगर आप इस कन्वेंशन से जुड़े हुए हैं। तो तुर्की ने इसे छोड़ दिया है। तुर्की ने कहा है भाई हमारे बस की बात नहीं है कि हम महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोक पाएँ, तो हम हिंसा को नहीं रोक सकते, इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं। तो तुर्की ने इस्तांबुल कन्वेंशन को छोड़ दिया है, जिसमें तुर्की की बहुत ही आलोचना की गई है। 26 नवंबर 2011 को तुर्की इस्तांबुल कन्वेंशन की पुष्टि करने वाला पहला देश बना था और 8 मार्च 2012 को इस्तांबुल कन्वेंशन को घरेलू कानून में शामिल किया गया था। याद रखिएगा तुर्की में, तो टर्की में ये सब काम किए गए थे, लेकिन अब टर्की ने इसको छोड़ दिया है क्योंकि टर्की में जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं उनको प्रतिबंधित नहीं किया जा पा रहा है। और इस कन्वेंशन से जुड़ने के बाद आपको अनिवार्यतः इसके जो नियम हैं उनको फॉलो करना होगा, जिसको तुर्की फॉलो नहीं कर पा रहा था, इसलिए पीछे हट गया है। इसमें और हमें देखने को मिलता है महिलाओं और घरेलू हिंसा के खिलाफ हिंसा को रोकने और मुकाबला करने पर यूरोप कन्वेंशन परिषद की ये एक पहल थी। सम्मेलन को 7 अप्रैल 2011 को यूरोप की मंत्रिपरिषद द्वारा अपनाया गया था। तो ये यूरोप के मंत्रिपरिषद द्वारा लाया गया था इस्तांबुल कन्वेंशन। बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, इसमें शामिल हुए थे, जिसमें टर्की भी था और पहला देश था जो सबसे पहले इस कन्वेंशन में आया, लेकिन अब इसने इसे छोड़ दिया है। तो इसके बाद कहा जा रहा है कि टर्की में महिलाओं की स्थिति और ज़्यादा बद से बदतर हो सकती है। वहाँ पर उनके खिलाफ बहुत सारे अपराध के मामले बढ़ सकते हैं। पता नहीं तुर्की ऐसे कन्वेंशन से बाहर क्यों हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में बगराम एयरबेस चर्चा में रहा है, ये किस देश में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो जो बगराम एयरबेस है ये अफ़गानिस्तान में स्थित है और चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि अमेरिका की सेना ने यहाँ से अपनी वापसी तय कर दी है कि अब हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। तो कुछ दिन पहले अमेरिका ने पुष्टि की थी कि सितंबर 2021 तक अमेरिका अफ़गानिस्तान को छोड़ देगा। अब अमेरिका की कोई भी सेना अफ़गानिस्तान में नहीं रहेगी। 20 वर्षों से ये जो युद्ध चलता आ रहा है अफ़गानिस्तान में, उसमें अमेरिका साथ दे रहा था, लेकिन अब अमेरिका पीछे हट गया है और अमेरिका ने अपनी सेना को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। तो वैसे भी हमें देखने को मिलेगा कि तालिबान एक बार फिर से अफ़गानिस्तान पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगा और यहाँ के क्षेत्रों पर अपनी तरह से काम करना शुरू करेगा। यहाँ पर हमें पाकिस्तान की भूमिका भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन आने वाले समय में क्या होता है और तालिबान किस प्रकार से सरकार पर अपना आधिपत्य करता है अफ़गानिस्तान में, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल बगराम एयरबेस, जो कि बहुत दिनों तक यहाँ का एक गढ़ बना रहा, जहाँ से युद्धों का संचालन किया गया यहाँ पर अफ़गानिस्तान में, वहाँ से अमेरिका ने अपनी सेना को वापस बुला लिया है। जिसके बाद अमेरिका की वैश्विक स्तर पर बहुत ही निंदा की जा रही है कि आप युद्ध को समाप्त तो नहीं करा पाए और आपने अपनी सेना को वापस बुला लिया और अफ़गानिस्तान को फिर से एक कह सकते हैं कि काल के जाल में छोड़कर आप चले आए कि अभी भी स्थिति वहाँ सामान्य नहीं हुई। अब जनता फिर से त्रस्त होगी, महिलाओं के साथ फिर से वहाँ पर रेप होगा और महिलाओं की स्थिति और ज़्यादा ख़राब होगी और आप वहाँ मतलब बीच राह में अफ़गानिस्तान को छोड़कर कैसे आ सकते हैं। तो सुधार नहीं करा सके और आपने जो है वहाँ की सरकार को फिर से छोड़ दिया। यहाँ पर आप अमेरिका की निंदा होते भी देखा जा रहा है, लेकिन अफ़गानिस्तान फ़िलहाल अब एक बार फिर से अकेला पड़ गया है। तो बगराम एयरबेस कहाँ पर है, अफ़गानिस्तान में है, आपको ये याद रखना है। ये था हमारा आज का सेशन, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।